नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से बातचीत की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से आतंकवादी संगठनों और उन्हें धन देने वालों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति बनाने का आग्रह किया। आज विजय दिवस है। 1971 में आज ही के दिन भारत ने युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया था। महिला क्रिकेट में भारत ने एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड को 347 रन के विशाल अंतर से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय ने के लिए हैदराबाद हाउस में ओमान के सुल्तान का गर्मजोशी से स्वागत किया। बातचीत के एजेंडे में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों की समीक्षा करना और भविष्य में सहयोग को आगे ले जाने का कार्यक्रम तैयार करना शामिल था। श्री तारिक भारत की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर आए हैं। उनके साथ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों सहित उच्च स्तरीय विशिष्ट मंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में सुल्तान का औपचारिक स्वागत किया। सुल्तान हैतम बिन तारिक की भारत की ये पहली यात्रा है। भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों का ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सुल्तान की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सहयोग में तेजी आएगी तथा द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। श्री तारिक का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का कार्यक्रम है। वे शाम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। भारत और ओमान आपसी विश्वास और सम्मान से बने दीर्घकालीन मैत्री और सहयोग को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच सदियों से मजबूत संपर्क स्थापित है। भारत और ओमान सामरिक भागीदार हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंध वर्षों से विकसित हुए हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता, प्रगति और संपन्नता के लिए भविष्य में सहयोग के रास्ते तलाशने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अधिसूचना जारी की है कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में यूजीसी की अध्यक्ष एम जगदेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थान किसी भी फ्रेंचाइजी के किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रमों को आयोग द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। आयोग ने छात्रों को ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने से पहले उचित सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। यूजीसी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी ने एक नोटिस में कहा कि कई उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों ने आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद विदेशी शैक्षणिक संस्थानों या प्रदाताओं के साथ सहयोगात्मक समझौते या व्यवस्था की है। आयोग ने कहा, इस तरह के किसी भी प्रकार के सहयोग को मान्यता नहीं दी जाती है और ऐसी स्थिति में जारी की गई डिग्री को भी आयोग द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कल संयुक्त राष्ट्र से आतंकवादी संगठनों और उन्हें धन देने वालों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति बनाने का आग्रह किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में छोटे हथियारों से संबंधित खुले संवाद में उन्होंने कहा कि छोटे और हल्के हथियारों तथा गोला बारूद की अवैध तस्करी सशस्त्र और आतंकवादी समूहों द्वारा संघर्ष जारी रखने के महत्वपूर्ण माध्यम है। सुश्री काम्बोज ने कहा कि ऐसे आतंकवादी संगठनों से मिले हथियारों और उनकी गुणवत्ता इस बात की याद दिलाता है कि उन्हें सरकारों का पूरा समर्थन मिल रहा है। सुश्री काम्बोज ने सभी प्रकार की युद्ध सामग्री और संबंधित वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी और वासेनार व्यवस्था में भारत की भागीदारी को साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम लागू करने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रयास दोगुना करने का समर्थन करता है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दिल्ली में लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स LEADS रिपोर्ट्स 2023 जारी करते हुए श्री गोयल ने कहा कि तमाम अनिश्चितताओं और अस्थिरता के बीच देश ढांचागत क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों के दोहरीकरण के अलावा रेलवे और जलमार्गों से तेजी से विस्तार के साथ लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़े अवसर पैदा हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं और पिछला दशक परिवर्तनकारी रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब सरकार के नीतिगत बदलावों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में मरीजों की स्वास्थ्य सेवा आसान बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM ने अस्पताल प्रशासकों को निर्बाध डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड सुविधाएं लागू करने का निर्देश दिया है। चिकित्सा अधीक्षकों, संबद्ध अस्पतालों, सरकारी चिकित्सा डेंटल कॉलेज के साथ साथ जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों और जम्मू कश्मीर के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को इस बारे में एक औपचारिक परिपत्र जारी किया है, जिसमें उन्हें डिजिटल माध्यम से लेन देन करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने पाया है कि भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सुविधाओं के बावजूद लोग अब भी अस्पतालों में नकद लेन देन का विकल्प चुनते हैं। डॉ शफकत खान, अतिरिक्त मिशन निदेशक ABDM जम्मू कश्मीर ने अस्पतालों में डिजिटल लेन देन को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भुगतान के प्रावधानों के साथ साथ UPI भुगतान करने के लिए संबंधित बैंकों के QR कोड के माध्यम से भी अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के लिए डिजिटल भुगतान सुविधाएं बनाने की सलाह दी गई है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में जहाज MV रुएन के अपहरण से जुड़ी घटना पर जवाबी कार्रवाई की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जहाज में चालक दल के 18 सदस्य थे और उन्होंने बृहस्पतिवार को एक संदेश भेजा था, जिसमें 6 अज्ञात लोगों के जहाज में सवार होने के बारे में जानकारी दी गई थी। भारतीय नौसेना ने इस घटना पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस क्षेत्र में निगरानी करने वाले अपने समुद्री गश्ती विमान और MV रुएन का पता लगाने तथा उसकी सहायता करने के लिए आदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी गश्ती पर तैनात अपने युद्धपोत को भेज दिया। विमान ने कल सुबह अपहृत जहाज के ऊपर से उड़ान भरी और वो जहाज की गतिविधि पर लगातार नजर रखे हुए हैं, जो सोमालिया के तट की ओर बढ़ रहा है। एंटी पायरेसी गश्त के लिए अदन की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने आज सुबह MV रुएन को रोक लिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल करते हुए स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और मित्र देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई करने और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 में 13 दिन तक चले युद्ध के बाद आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। युद्ध में देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों को आज श्रद्धांजलि भी दी जाती है। पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत ने युद्ध में बांग्लादेश की सेना का समर्थन किया था। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण करते हुए बांग्लादेश के निर्माण को सहमति दे दी थी। महिला क्रिकेट में मुंबई में भारत ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 347 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। इससे पहले भारत ने आज दूसरी पारी 6 विकेट पर 186 रन बनाकर घोषित कर दी है और इंग्लैंड को 479 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी मात्र 131 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने पहली पारी में भी 7 रन देकर इंग्लैंड के 5 विकेट लिए थे। भारत ने पहली पारी में 428 रन बनाए थे और इंग्लैंड की पहली पारी 136 रन पर समाप्त हो गई थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।